हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन कीट्स की बैलेड ला बेले डेम सैंस मर्सी के बारे में। जॉन कीट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिनके वर्स अपनी विविड इमेजरी और ग्रेट सेंसुअस अपील के लिए जाने जाते हैं। प्रेजेंट पोएम में स्पीकर और नाइट यानी योद्धा के बीच के डायलॉग शामिल हैं। पोएम में 12 क्वार्टरेन है और इसकी सेटिंग मिडिल एजेस की है। इस पोएम को 1819 में लिखा गया था। कीट्स के लिए ये लव और लॉस का टाइम था। दिसंबर 1818 में उनके ब्रदर टॉम की ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो गई और स्प्रिंग ऑफ 1819 में उन्हें फैनी ब्राउने से प्यार हो गया। ला बेले डैम सैंस मर्सी, इस लाइन का मतलब है द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी। मर्सी यानी दया। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? एल यानी कष्ट देना या परेशान करना, पेलिली यानी फीके ढंग से, और लॉइटर यानी आवारा फिरना। नाइट एट आर्म्स एक पोस्ट है यानी मिडीवियल जेंटलमैन सोल्जर जिसे सेना में होने का प्रिविलेज मिलता है। तो स्पीकर कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है कि एक योद्धा जो चमकीला कवच पहने हुए है यहाँ अकेला और फीके ढंग से, यानी तुम्हारा चेहरा भी बहुत कमजोर लग रहा है, पीला पड़ गया है, यहाँ आवारा की तरह क्यों फिर रहे हो, बात क्या है? The sedge was withered from the lake. Sedge यानी ग्रास लाइक प्लांट यानी घास जैसे पौधे जो गीले स्थानों पर उगते हैं, और withered यानी सूखा या मुरझाया। तो झील के किनारे के पौधे सूख चुके हैं, मुरझा चुके हैं। And no bird sing, और चिड़िया के गाने की आवाज नहीं है, कोई पक्षी नहीं बोल रहा। Oh, what can ail thee, night at arms, so haggard and so woe begone? Haggard यानी थका हारा और woe begone यानी दुखी या पीड़ित। तो स्पीकर फिर से पूछते हैं कि बताओ क्या बात है, तुम इतने थके हारे और इतने दुखी क्यों लग रहे हो? The squirrel's granary is full and the harvest's done. ग्रेनरी यानी भंडार गृह और हार्वेस्ट यानी फसल, कि गिलहरियों ने ठंड के लिए अपना खाना इकट्ठा कर लिया है और मनुष्यों की भी फसलें तैयार हो चुकी है। I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew. Anguish यानी extreme mental distress, यहाँ ब्रो का मतलब है forehead। तो स्पीकर उस योद्धा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा माथा या फॉरहेड लिली के फूल की तरह पेल यानी मुरझाया हुआ और पीला दिखाई दे रहा है, जो तेज फीवर के कारण जो पसीना आता है उससे भीगा हुआ है। And on thy cheeks a fading rose, fast withered too. और तुम्हारे गालों का रंग जो कभी ब्राइट और गुलाब के जैसे जीवंत हुआ करता था, ऐसा लग रहा है कि कोई गुलाब मुरझा रहा हो, और वो भी बहुत तेजी से। I met a lady in the meads. मीडो यानी घास का मैदान। तो अब वो योद्धा जवाब देता है कि घास के मैदानों में मैं एक औरत से मिला। Full beautiful, a fairy's child. और वो इतनी सुंदर थी कि मुझे लगता है कि वो किसी परी की बच्ची होगी। Her hair was long, her foot was light and her eyes were wild. उसके लंबे लंबे बाल थे और वो इतनी ग्रेसफुली चल रही थी मानो वो हवा में चल रही हो, और उसकी आंखों में एक मिस्टीरियस वाइल्डनेस थी। यहाँ वाइल्डनेस का मतलब है अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम इमोशनल इंटेंसिटी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड। गार्लैंड यानी पुष्पहार, यानी मैंने उसके लिए फूल पत्तों से उसके सर पर पहनने के लिए एक ताज बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंट जोन, मैंने उसके लिए ब्रेसलेट्स भी बनाए और एक बेल्ट बनाई जिसमें फूलों की तेज खुशबू होती थी।
शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और मेरे इन गिफ्ट्स को पाकर उसने मेरी तरफ देखा जैसे वो मुझसे प्यार में पड़ गई हो। एंड शी मोन्ड स्वीटली, तो मोन का यहाँ कोई नेगेटिव मतलब नहीं है, बल्कि विथ लव उसने एक स्वीट साउंड प्रोड्यूस की। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग। स्टीड यानी घोड़ा, तो मैं उसे अपने तेज चाल से चलने वाले घोड़े पर बैठाया और दिन भर बस उसे ही देखते रहा। उस औरत के सिवा कुछ नहीं देखा। For sidelong would she bend and sing a fairy song. Sidelong यानी तिरछा और bend यानी झुकना। और वो चलते घोड़े पर कभी आगे झुकती तो कभी मेरे बाएं दाएं, और वो एक मिस्टीरियस गाना गाती मानो परियों का कोई गाना हो, क्योंकि उस योद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। She found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew. जब हम रुके उसने खोद कर मेरे लिए मीठी और न्यूट्रिशन से भरी खाने की कुछ चीजें निकाली, और उसने मुझे वाइल्ड हनी यानी डायरेक्ट निकाला हुआ शहद सर्व किया, और उसका स्वाद इतना अच्छा था कि मानो अमृत हो, जिसने मुझे मैना की याद दिला दी। तो मैना का मतलब है वो खाना जिसने इजराइल्स को जिंदा रखा था जब वे इजिप्ट से यात्रा पर निकले थे। And sure, in language strange, she said, I love thee true. और एक अजब ही लैंग्वेज में जो मैं तब भी समझ नहीं पाया, पर मैं श्योर हूं कि उसने कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। She took me to her elfin grot and there she wept and sighed full sore. Elfin यानी परी और ग्रॉट यानी गुफा, सोर यानी दुख या कष्टप्रद। तो वो मुझे अपनी परी वाली मंत्र मुग्ध गुफा में ले गई, जहां इमोशन के वश में वो बहुत रोई और दुख से आहें भरी, जैसे किसी चीज से उसे दर्द पहुंच रहा हो। And there I shut her wild eyes with kisses four. और तब नाइट ने उसे शांत करने के लिए उसके मिस्टीरियस आंखों को बंद किया, और he kissed her 4 times. And there she lulled me asleep. Lull यानी शांत करना, तो उसने मुझे शांत किया, मुझे सुला दिया। And there I dreamed. वो betide, वो यानी शोक और betide यानी घटित होना, और मैं एक गहरे सपने में खो गया। इसे याद करते ही मैं दुख और शोक से भर जाता हूँ। The latest dream I ever dreamed on the cold hillside. और वो उस गुफा में देखा गया मेरा आज तक का आखिरी सपना था। वो गुफा एक ठंडी हिल साइड में पहाड़ी की ढाल में लोकेटेड थी। I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all. उसमें मैंने कांतिहीन धुंधले या जो बहुत डरे हुए थे वैसे राजाओं और राजकुमारों को भी देखा। डरे हुए वॉरियर्स यानी सैनिक, और मृत्यु का भय उन सब के चेहरे पर देखा जा सकता था। They cried, La belle dam sends mercy, thee hath in thrall. Hath यानी बाध्य होना या वश में रखना, और thrall यानी गुलाम। तो उन सब ने मुझसे कहा, बिना दया के ये सुंदर लेडी, द लेडी विदाउट मर्सी ने मुझे यहाँ अपने वश में कर बंदी बनाया है, अपने कैदी के रूप में लाया है। I saw their starved lips in the gloam. Starve यानी भूखों मरना और gloam यानी संध्या काल। मैंने उनके प्यार में भूखे मरते जीवन के भूखे होठों को मंदी पड़ती रोशनी में देखा। With horrid warning gaped wide. और ये होठ चौड़े हो गए जैसे वो मुझे उस संकट के बारे में वार्न कर रहे हो जिसमें मैंने खुद को डाल दिया, खुद को फंसा दिया। And I awoke and found me here on the cold hill's side. तब मैं जाग गया और खुद को यहाँ पाया इस ठंडी पहाड़ी की ढाल में। And this is why I sojourn here alone and palely loitering. तो ये ही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों मेरा यहाँ
सॉजर्न यानी अस्थायी निवास है। मैं क्यों यहाँ अकेला भटक रहा हूँ और क्यों इतना कमजोर पड़ चुका हूँ, आवारा फिर रहा हूँ। Though the sedge is withered from the lake and no birds sing, और चूंकि जैसा तुमने कहा झील के पास की प्लांट लाइफ भी सूख चुकी है और कोई चिड़िया भी गाना नहीं गाती। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।